डिस्कस कर लेते हैं। चलें ठीक है। होपफुली कि मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा नहीं आए अभी, क्योंकि मे बी आई थिंक संडे है, उन क्लासेस का भी कुछ मसला आ रहा होता है। खैर, बाकी जो स्टूडेंट्स नहीं आए वो यूट्यूब के ऊपर मेरा लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, CSS कैबिनेट के नाम से मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, आप उसको जो है ना सब्सक्राइब करके और जो है ना मेरी वीडियोस को लाइक करके तो है ना आप लोगों को जो है ना जितने भी वीडियोस हुआ करेंगे मैं अपलोड किया करूंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। खैर, बाकी आप लोग सब बताएं कि आप लोगों की तैयारी किस तरह की चल रही है। जी जी, CSS कैबिनेट के नाम से या CSS विद द थीर के नाम से, CSS विद द थीर। ठीक है, CSS विद द थीर। हाँ जी जरूर अली बच्चे, ये भी मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, हाँ जी, CSS विद द थीर के नाम से। खैर स्टूडेंट्स हमें साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे। मैं अपनी आप लोगों के साथ सबसे पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि स्क्रीन शेयर हुई है कि नहीं। स्क्रीन शेयर हुई है मेरी आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच उमर। चलें ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैसा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग इस ग्रुप में से जब भी स्टूडेंट सब्जेक्ट पिक करने की कोशिश करते हैं या उसको ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मसला आता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछ रहे होते हैं, मैम आप हमें ये बताएं कि हम पब्लिक एड रखें, बिजनेस एड रखें, हम लोग कौन सा सब्जेक्ट रखें, हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाई आप लोगों ने जितना टाइम पब्लिक एड लगाने में पढ़ने में लगाना है उससे कम टाइम में आप लोगों का बिजनेस एड तैयार हो जाता है। ठीक है, और बिजनेस एड में इजीली अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी इसको तैयार करता है ना, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है क्या नाम है कॉमर्स का, या उसने कभी अकाउंटिंग वगैरह की नहीं है, तो इस तरह के सब्जेक्ट कोई मैनेजमेंट का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो वो बच्चा भी 70 मार्क्स इजीली इसमें ले लेता है। ठीक है, अगर तो बहुत अच्छी तैयारी की है तो आप लोगों के 70 प्लस जो है ना 80 तक इसके मार्क्स चले जाते हैं। वो इसलिए इसके मार्क्स 80 तक जाते हैं भाई कि इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का न्यूमेरिकल का आता है, बाकी सारे आप लोगों के जो है ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना है आप देखें, पूरा बिजनेस एड एक साइड पे और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक साइड पे। अब वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप लोग पेपर में करते हैं वहीं पे बैठ के आप लोगों को उसका आंसर पता चल जाता है कि भाई मेरा आंसर ठीक है या गलत है। और मोस्टली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर इस तरह का पेपर है भाई, जो पास्ट पेपर जिसके जो है ना बार बार अगले जो हम लोगों के अपकमिंग क्या नाम है CSS के जो एग्जाम्स हो रहे होते हैं उसके अंदर पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन वो बार बार डाल रहा होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग देखें CSS 2021 का पेपर बिजनेस एड का, तो उसमें से 2018 और एक 2017 का जो है ना दो क्वेश्चन उन्होंने कॉपी पेस्ट करके 2021 में डाले हुए थे। और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल तो जो 2018 में आया था वो बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट हुआ था 2021 में। अब आप लोग पहली बात तो ये आप लोग को जज कर सकते हैं कि भाई एक तो अगर हम लोग इसका पास पेपर्स तैयार कर लें तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। दूसरी बात ये कि जब आप लोग पब्लिक एड करते हैं GPP को तैयार कर रहे होते हैं उससे कम टाइम आप लोगों को लगता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार करने में। ठीक है, क्योंकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें कितने सेक्शंस आएंगे। ठीक है, अब वही बात आ गई कि जितने सेक्शंस आएंगे उन सेक्शंस के अंदर हमारे कुछ टॉपिक्स आएंगे जिनको हम लोगों ने कवर करना होगा। लाइक पहला टॉपिक कवर कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। ठीक है, इस तरह हमारे जो है ना एक सीक्वेंस से चीजें चलती जाएंगी। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि भाई अगर आप लोगों के पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 5 सेक्शंस हैं उसमें से आप लोग एक सेक्शन को स्किप कर सकते हो। ठीक है, यानी आप लोगों को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ 4 सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, पांचवा आप लोग अपनी चॉइस के ऊपर छोड़ देते हो। अगर आप लोग उसको चॉइस पे छोड़ते हो तो आप लोगों के पेपर में फिर भी इजीली आप लोगों के पास जो है ना 5 से 6 क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हो। ठीक है, जो सेक्शन आप लोग छोड़ोगे होपफुली अगर उसमें से एक या दो भी क्वेश्चन आ गया पेपर में तो इट्स ओके भाई, हमारा फिर भी हमारे 4 क्वेश्चन पेपर में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो आप लोग काइंडली मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ साथ तो बाकी हम लोग देखते हैं अपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को कि बाकी इसमें चीजें हैं क्या। सबसे पहले सारे मुझे बताएं ना कि आप लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं।
जाग रहे हैं, बता दें मुझे। चलें ठीक हो गया। हाँ जी ठीक हो गया, ये क्लियर हो जाता है एक मंथ में। एक मंथ से भी कम का टाइम लगता है, क्योंकि जाहिर बात है मैंने हफ्ते में आप लोगों की 3 दिन क्लासेस रखनी होती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि एक वीक में आप लोगों का जो है ना ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो सॉरी एक मंथ में आप लोगों का ये खत्म होगा। ठीक है, इसलिए मैं एक 1 मंथ लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर आप लोगों के टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, पास पेपर की प्रैक्टिस आप लोग बीच में करते रहते हैं, और ये सारी चीजें चलती रहती हैं, तो एक माह में आप लोगों का ये सब्जेक्ट इजीली कवर हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग भाई क्यों ऑप्ट करें, पहली बात तो ये आती है कि भाई स्कोरिंग है। देखें, जब आप लोग न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करते हैं ना, आप लोगों को एक चीज पता है कि अगर हम लोग मैथ कोई बच्चा ऑप्ट करे तो मैथ में कहीं पे आप लोगों की एक गलती आ जाए तो आप लोगों का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है, और वो आप लोगों को 0 मार्क्स मिलते हैं उसके। ऐसी बात है ना, कहीं पे मैथमेटिक्स के कहीं पे क्वेश्चन पे अगर कोई गलती होगी है तो आपका पूरा क्वेश्चन कट हो जाता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो आप लोगों का न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, जो न्यूमेरिकल का आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है, उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जितना पार्ट आप लोगों का ठीक होगा उतने पार्ट का स्कोर आप लोगों को जरूर वो देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने फॉर्मूला ठीक लिखा है, फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट आप लोगों ने की है वहां पे कहीं पे प्रॉब्लम आ गया तो इट्स ओके भाई, जितना आप लोगों ने उसको फॉर्मूला बताया है सारा कुछ लिखा है उसके नंबर वो आपको देगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है भाई कि स्कोरिंग इस सेंस में है कि आप देखिए, जब आप लोग पब्लिक एड का अगर पेपर उठाकर देखें और बिजनेस एड का या जीपीपी का पेपर उठा के देखें, तो सबसे आसान चीजें आप लोगों को जानी पहचानी चीजें लग रही होती है पब्लिक एड और जीपीपी में। लेकिन मसला ये आता है, पहली बात तो ये कि जीपीपी में और पब्लिक एड में इतना कंपटीशन हो जाता है बच्चों का कि दोनों सब्जेक्ट जो है ना हिट होने के चांसेस होते हैं, कि भाई दोनों में से किसी को वो हिट कर सकता है, जिसमें जो है ना बच्चों का कंपटीशन ज्यादा आ गया। पहली बात तो ये ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से आप एक सब्जेक्ट के ऊपर कितना लिखेंगे। देखें ना, आप अगर पब्लिक एड का हम लोग उठा लेते हैं तो उसने क्या, पब्लिक एड का अगर हम 2021 का पेपर देखें तो आप लोगों को ये पता हो कि भाई ट्विटर के ऊपर भी उस पेपर के हवाले से बहुत ज्यादा जो है ना क्रिटिसाइज किया था सबने, कि भाई उन्होंने एक टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा पेपर बना दिया। ठीक है, तो यही चीजें आती हैं कि भाई बिजनेस एड में ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों को सेक्शंस उसने दिए होते हैं, सेक्शन के अंदर से आप लोगों ने क्वेश्चन पिक करने होते हैं, सेक्शन तैयार करें, पेपर में जाके वही क्वेश्चन आते हैं, कोई घुमा फिरा के या सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस आप लोगों को वो कोई क्वेश्चन नहीं देगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और इजीली एवरेज बच्चे के 70 से 75 मार्क्स आ जाते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, अब जिनका आप लगा लें, अगर जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो भाई 80 तक स्कोर आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्योंकि वो 80 तक स्कोर आप लोग इस सेंस में करेंगे कि आप लोगों के पास जो है ना एक न्यूमेरिकल का समझ लें कि चांस होगा, अगर आप लोग न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आप लोगों का जो है न्यूमेरिकल 20 मार्क्स का ठीक हो गया तो भाई 20 मार्क्स तो आपको सीधे सीधे वहां से मिल गए। तो बाकी आप लोगों के 3 क्वेश्चन में भी अगर आप लोगों को 15-15 नंबर भी देता है, ठीक है, तो इजीली आप लोगों के क्वेश्चन जो है ना 70 से 75 80 तक आप लोगों का चला ही जाता है पेपर। समझ आ रही है मेरी चीजें आप लोगों को? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग साथ साथ मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को साथ साथ आंसर करती जाऊंगी इसका। ठीक है, बाकी अगर फर्दर हम लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो भाई नहायत आसान है। हाँ, न्यूमेरिकल किस पोर्शन से आता है अली बच्चे को मैं आपको आगे चल के जो है ना समझाती हूँ किस पोर्शन से आता है। ठीक है, जो पोर्शन स्किप करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक बात और ये है, प्लस पॉइंट इसका ये है कि भाई ये इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं कुछ, आप लोगों को कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, होपफुली हम लोगों को कुछ चीजें पता होती हैं नॉर्मली। ठीक है, और कुछ चीजें जो है ना हम लोगों ने पढ़ के हम लोगों को पता चल जाती है। भाई देखें ना, अगर जितना टाइम आप लोगों ने पब्लिक एड और जीपीपी में लगाना है उससे कम टाइम में आप लोग बिजनेस एड को तैयार करके अच्छा स्कोर ले सकते हैं। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, लिमिटेड सिलेबस है, जितना सिलेबस है उसी के अंदर से पेपर आता है, उससे आउट ऑफ सिलेबस कोई भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग। ठीक है, शॉर्ट कोर्स है, शॉर्ट कोर्स को इस तरह ना देखिए, 5 सेक्शंस है आपके, उन 5 सेक्शंस में भी सीधी आप लोगों ने एक सेक्शन जो है ना छोड़ देना, भाई स्किप कर देते हैं आप लोग अपनी चॉइस पे कि हम लोगों ने ये नहीं करना। तो भाई जो शॉर्ट कोर्स था वो और शॉर्ट हो गया, 4 सेक्शन तो आप लोगों के रह गए, उन 4 सेक्शंस को तैयार करें और भाई जाके पेपर में 70 से 75 मार्क्स आप लोग आसानी से ले सकते हैं।
ठीक है। एक ये दो चार इसके प्लस पॉइंट आ जाते हैं कि बच्चों को मैं क्यों कहती हूँ कि आप लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रखें। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जी जी उमर बच्चे, मैं आप लोगों को बताती हूँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जब आप लोग पेपर उठाते हैं ना, पास पेपर्स, उनको कभी आप उनका कंपैरिजन करके देखा करें कि भाई रिपीटेड हो रहे हैं, भाई रिपीटली वही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का क्या नाम है 2018 में पूछा है, वो फिर आप लोगों को 2021 में पूछ लेगा। अगर कोई 20 का है तो होपफुली वो 2022 में भी पूछ ले। तो इसके जो पेपर्स है ना वो रिपीट होते रहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं भी हो रहा इसका, तो भाई उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप लोगों को आउट ऑफ सिलेबस कभी भी पेपर नहीं आएगा बिजनेस एड का। यहाँ तक अगर किसी का कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। ये हैंड रेस किसने किया हुआ है? आई थिंक मुझे लगता है सुहेब बच्चे, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया हुआ है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें आगे चलते हैं हम लोग। बात ये है अब कि भाई आप लोगों ने जब भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट करना है ना, तो उसके लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि भाई 3D अप्रोच को आप लोग अपनाएं। ठीक हो गया, जागने के लिए आपने हैंड रेस किया, चले अच्छी बात है, मुझे पता चल रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना जाग रहे हैं क्लास में। बाकी ये कि भाई आप लोगों ने 3D अप्रोच को अपनाना है। वो आप लोगों ने कैसे इसको 3D अप्रोच को पिक करना है, वो भाई आप लोगों ने ऐसे करना है। सबसे पहले आती है सेंसिबल एस्पायरेंट अप्रोच। सेंसिबल एस्पायरेंट अप्रोच ये है भाई कि आप लोगों ने देखना है कि भाई कोई ऐसा टॉपिक है जो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है। कि भाई एक टॉपिक या एक चैप्टर के क्लियर होने से अगर हमारा कोई दूसरा टॉपिक क्लियर हो जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे सेंसिबल एस्पायरेंट अप्रोच। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपने सिलेबस को थोड़ा सा छांटना है भाई। ठीक है। उसको जरा आप लोगों ने अच्छी तरह चेक करने की कोशिश करनी है कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो आपस में ओवरलैप करते हैं। नहीं, एग्जैक्टली अली बच्चे, ऐसे ही बात है। अस्सलाम वालेकुम मैम, प्लीज मुझे, मैंने मजहर बच्चे आपको अलाउ किया हुआ है, आप क्लास के अंदर है मेरे। आप क्लास के अंदर हैं तो आप मुझे मैसेजेस कर रहे हैं ना। अगर क्लास के अंदर ना होते तो मुझे तो आपके मैसेज नहीं आ रहे थे। ठीक है। बाकी ये अगर आप पेपर सेटर अप्रोच की बात करते हैं, भाई पेपर सेटर अप्रोच को आप लोगों ने इस सेंस में देखना है कि भाई आप ये देखें कि पेपर सेटर जो है वो किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा उठाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। आया वो फाइनेंशियल पार्ट को ज्यादा टच कर रहा है, मैनेजमेंट पार्ट को कर रहा है, वो किस सेक्शन को ज्यादा टच करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग जिन सेक्शंस को वो ज्यादा टच करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हीं सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है ना अपना जो है ना पेपर तैयार करेंगे। ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है भाई एग्जामिनर अप्रोच की। एग्जामिनर अप्रोच हम लोग इस तरह देखेंगे कि भाई बात कुछ आ जाती है आप लोगों की पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की। जब आप लोगों ने एग्जामिनर अप्रोच देखनी है तो आप लोगों ने पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स को फॉलो करते जाना है। ठीक है। वो इस तरह फॉलो करना है कि भाई जब भी आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन लिखना है, मैं आप लोगों को खाली ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं बता रही। आप लोग पाक अफेयर्स लिख रहे हैं भाई पेपर, आप लोग करंट अफेयर्स का लिख रहे हैं, आप लोग यूएस हिस्ट्री का लिख रहे हैं, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का पेपर लिख रहे हैं, तो कोशिश किया करें कि एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स बनाया करें। ठीक है। 10 हेडिंग्स तो आप लोगों की एक क्वेश्चन के अंदर लाजमी होनी चाहिए। आप लोगों की पेपर में जितनी ज्यादा हेडिंग्स होंगी उतना ज्यादा जो है ना एग्जामिनर को वो पेपर समझ लें कि उसकी वो होता है ना पसंद आना एग्जामिनर को, उतना ज्यादा आप लोगों का पेपर पसंद आएगा और आप लोगों की जो मार्क्स है ना वो कट करने के चांसेस कम होंगे। सिंपली आप लोग देखें ना, जब हम लोग कोई नोट्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहले उसका मटेरियल नहीं पढ़ते हैं, हम लोग सबसे पहले उसकी हेडिंग को पढ़ते हैं। अगर हेडिंग पढ़ के हम लोग को समझ आ गई है ना हेडिंग की कि भाई हाँ इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है उसने, तो हम कभी भी उसका मटेरियल नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि भाई ये हेडिंग है, हेडिंग के अंदर उसने ये चीजें लिखी है। तो सेम एग्जामिनर का भी यही हाल होता है भाई कि जब उसको आप लोग की हेडिंग से चीजें पता चल जाती हैं तो वो कभी भी आप लोग के मटेरियल की तरफ नहीं भागेगा। उसको पता होगा कि भाई यही हेडिंग है और यही कुछ इसने बीच में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि एक तो आप लोग की ग्रामर मिस्टेक से बच जाते हैं, दूसरा आप लोग की स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर उसकी नजर नहीं जाती। ठीक है। तीसरी बात ये है कि आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है। समझ आ रही है चीजें आप लोगों को? बताइए मुझे, 3D अप्रोच किस किस को समझ में आई है? अली को समझ आ गया, बाकी स्टूडेंट्स?
चलें ठीक हो गया। मजर बच्चे रिपीट करूं मैं अगेन? रिपीट ये है, हाँ जी, रिपीट ये है मजर बच्चे कि मैंने ये बताया कि भाई जब आप लोगों ने 3D अप्रोच यूज करनी है ना, उसको यूज आप लोगों ने इस तरह करना है कि भाई सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि सेंसिबल एस्पायरेंट अप्रोच क्या है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों का एक चैप्टर क्लियर होने के साथ आप लोगों का दूसरा चैप्टर भी क्लियर हो रहा है ना, तो भाई इट्स ओके, उसको टिक करें भाई। एक चैप्टर क्लियर हो गया उसकी वजह से दूसरा भी हो गया, उसको जल्दी से पॉइंट आउट कर ले। मतलब आप लोगों ने अपने सिलेबस को थोड़ा सा जो है ना उसको चेक करने की कोशिश करनी है कि भाई हमारे सिलेबस में कौन से टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने पेपर सेटर अप्रोच को देखना है कि भाई पेपर जो सेटर है वो कहाँ किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है और उसको किस सेक्शन में ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले अटेम्प्ट करना चाहिए कौन सा बाद में। यानी हम लोगों ने अपने सेक्शन को अपने पास पेपर से चेक करते हुए देखना है कि पास पेपर में क्वेश्चन किस तरह दे रहा है वो, ठीक है। एग्जामिनर अप्रोच वही है जो मैंने आप लोगों को बताई है कि भाई आप लोगों की पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स कैसी होगी कि आप लोग मैक्सिमम मार्क्स ले सके, ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सके, ठीक है। ये भाई आप लोगों की 3D अप्रोच है। फहद बच्चे आउटलाइन आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं आप लोगों के लिए, आउटलाइन आप बनाए, अच्छी बात है आप लोग आउटलाइन बनाते हैं। लेकिन आउटलाइन बनानी है तो अच्छी बनानी है, ये नहीं बनानी कि भाई आप लोगों ने 2-3 लाइनें लिख दी हैं और उसको पता चले कि भाई फहद ने जो है ना पेपर में सिर्फ यही आगे सारा कुछ लिखा हुआ है। आउटलाइन बनानी है तो कोई इफेक्टिव और जो है ना एग्जामिनर को देख के वो भाई आप लोगों के पेपर को देख के वाओ, ठीक है कि भाई बहुत अच्छा लिखे। हाँ एग्जैक्टली अच्छा बस लिखना चाहिए, बाकी आउटलाइन बनाए जो मर्जी बनाए, आप लोग फ्लो चार्ट्स बनाए, बीच में आप लोग डायग्राम्स बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ट्री वो जो ट्री डायग्राम्स होती हैं हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, फ्लो चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, उनको बनाने की कोशिश किया करें ताकि आप लोगों का पेपर जो है ना बाकी दूसरे स्टूडेंट्स के पेपर से थोड़ा सा हटकर बने और आप लोगों को चीजें आसान लगे और एग्जामिनर को भी चेक करते हुए आप लोगों का पेपर जो है ना भाई खुशी हो। पहली बात तो ये वो सोचेगा कि भाई फहद ने 3 घंटे में बैठ के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। दूसरी बात वो ये कहेगा भाई वो फहद ने तो बीच में डायग्राम्स भी बनाई हुई है, ठीक है, फहद की बहुत स्पीड है। तो वो इसी चक्कर में जो है ना कहेगा कि भाई कोई बात नहीं, फहद को मैं 3 नंबर ज्यादा दे देता हूँ, 4 नंबर ज्यादा दे देता हूँ, तो उसने दिल खुश कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए एग्जामिनर के लिए चीजों को आसान बनाया करें ताकि उसको पढ़ के आप लोगों का पेपर जो है ना आसानी फील हो और आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स मिल सके, ठीक है। अब ये टोटल सेक्शन आते हैं हमारे, यहाँ से देखें भाई हम लोग अपने सिलेबस को डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा मैनेजमेंट का, ठीक है, दूसरा आता है एचआरएम मैनेजमेंट का, तीसरा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, चौथा आता है ऑपरेशनल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट और पांचवा आता है आप लोगों का मार्केटिंग का। अब ये 5 आप लोगों के सेक्शन है, यानी इन 5 सेक्शंस के अंदर आप लोगों के टॉपिक्स आएंगे। थैंक यू सो मच मजर, थैंक यू। अब बात ये है भाई कि आप लोगों के इसके अंदर थोड़े से टॉपिक्स देखें, हर सेक्शन है, हर सेक्शन के अंदर वो आप लोगों को टॉपिक्स दिए होंगे ना पढ़ने के लिए कि भाई वो आप लोगों को कहेगा कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों के कुछ टॉपिक्स होंगे, ठीक है। उसके बाद एचआरएम मैनेजमेंट है, एचआरएम के अंदर आप लोगों के कुछ टॉपिक्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहेंगे भाई फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोगों का न्यूमेरिकल पार्ट आता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है भाई ऑपरेशनल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट आता है, ठीक है, ये भी सारा थ्योरेटिकल है, और मार्केटिंग आता है। अब आप लोगों ने चीजें कुछ थोड़ी सी समझनी है। वो बात ये है कि भाई मैनेजमेंट आपका टोटली थ्योरी है, ठीक है, इसमें आप लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, मैनेजमेंट रोल क्या है, अगर कोई बंदा मैनेजर है तो भाई उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टॉप मैनेजमेंट क्या है, मिडिल मैनेजमेंट क्या है, और हम लोग स्टाफ को किस तरह हैंडल करते हैं। इस तरह हम लोग कंप्लीट हर चीज जो है ना मैनेजमेंट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि भाई मैनेजमेंट असल में होती क्या है। एक क्वेश्चन वो आपको या एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को वो मैनेजमेंट में से दे देगा, ठीक है, नहायत आसान पोर्शन है, कोई मुश्किल नहीं है, समझने की बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप लोग बेशुमार हेडिंग्स और चीजें अपने से भी बीच में डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात आती है भाई एचआरएम मैनेजमेंट की, ठीक है। एचआरएम का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें हम लोग चीजें चेक करेंगे भाई कि क्या हम लोग किस तरह स्टाफ को हायर करते हैं, ठीक है, यानी हम लोग देखेंगे भाई कि स्टाफ को हम लोगों ने किस तरह हायर करना है, उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, उसके क्या फंक्शन होने चाहिए, रिक्रूटमेंट सिस्टम क्या होना चाहिए हमारा, हम लोगों ने किस तरह एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने की कोशिश करनी है, यानी ये सारी चीजें कि भाई एक स्टाफ को सिलेक्ट करने से लेकर उसकी ट्रेनिंग तक का सारा प्रोसेस हम एचआरएम मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, एचआर मैनेजमेंट में।
वो किस तरह, यानी हम लोग पहले देखेंगे कि भाई एक एम्प्लॉय आया, उसने आके जो है ना सबसे पहले अपनी सीवी दी है, सीवी चेक करेंगे, सीवी में उसने क्या क्या बताया हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है, ये हम लोग चीजें चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस तरह उसको रखेंगे, भाई क्या चीजें उसकी जज की जाएंगी, उसके बाद हम लोग सारा जो है ना उसको फिर ट्रेनिंग तक किस तरह लेकर जाना है, ये सारी चीजें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। नहायत आसान है, नॉर्मली आप लोगों को इन चीजों का पता होता है कि भाई सीवी किस तरह देते हैं, ठीक है। बस आप लोगों ने बीच में कुछ चीजें जो आप लोगों ने तैयार करनी होंगी वो यही है कि आप लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन को पढ़ें, ठीक है। डेफिनेशन के बाद कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट के बाद वही पुरानी बीच में जो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इसके फंक्शन आएंगे, फंक्शंस क्या हैं, इसके रोल्स क्या हैं, इसी तरह की चीजें आप लोगों ने डिस्कस करनी है एचआरएम मैनेजमेंट में भी। इन दोनों सेक्शंस में किसी को मसला है तो बताएं। क्योंकि देखें ना, एचआर मैनेजमेंट में देखें, अगर हम लोग बात करते हैं किसी स्टाफ को हायर करने की, ठीक है, जाहिर बात है स्टाफ को हायर करेंगे, हर चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई बताती हूँ अली बच्चे देखें, हर चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अगर एक एम्प्लॉय है हमारा, अगर उसने पार्ट टाइम कोई उसने ऊपर कोई समझने के एक्स्ट्रा आवर्स लगा दिए, भाई हमारे पास काम उसने कुछ घंटे ज्यादा कर लिया, तो भाई हम लोग उसको कहेंगे कि भाई हम लोग इसको उसका क्या नाम है बोनस भी देंगे। ये सारी चीजें हम लोग बीच में इसमें डिस्कस करते हैं कि भाई ट्रेनिंग किस तरह हम लोग इनको देते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। और यही चीजें घूम घुमा के हम लोगों ने पढ़नी है कि एक स्टाफ को हायर कैसे करना है और उसको लेके किस तरह चलना है हमने अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है। मैनेजमेंट में भी अली बच्चे हम लोग यही चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट में कि होती क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक कंपनी क्या होती है, ठीक है। ये पढ़ ली, ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स पढ़ लेंगे भाई, ये फीचर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स पढ़ लेंगे भाई कि मैनेजमेंट के रोल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देख लेंगे कि भाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है और इंटरनल इसका इन्वायरमेंट कैसा है। इसके बाद हम लोग इसके रोल्स पढ़ेंगे, लाइक हम लोग प्लानिंग को पढ़ लेंगे, मैनेजमेंट में हम गोल सेटिंग को पढ़ लेंगे कि मैनेजमेंट में आके हम लोग डिसीजन मेकिंग किस तरह करते हैं। यही चीजें आप लोगों की घूम घुमा के आ जाती हैं, ठीक है। जब हम गोल सेटिंग को पढ़ेंगे और डिसीजन मेकिंग को पढ़ेंगे, इसमें छोटी सी इनकी एक एक दो दो थीरीज आ जाएंगी, ठीक है। वो भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप अपने अल्फाज में जाके लिख के आ सकते हैं। इसमें यहाँ पे इन दो सेक्शन में आप लोगों को कोई कहीं पे मसला नहीं आएगा। टोटली थ्योरेटिकल है, नहायत आसान है, ठीक है। कहीं पे कोई भी मुश्किल नहीं आएगा। अगर वो पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को फौरन पता चल जाएगा कि भाई ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया और ये आप लोगों का एचआरएम मैनेजमेंट का आया। समझ आ गई है यहाँ तक? अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। बताएं मुझे, बाकी किसी को समझ ना आई हो, इफ्रा और फाहद, नयाब, स्पेशली लड़कियों से पूछ रही हूँ मैं, ईशा, नयाब और शाइस्ता, आप सबको आ गई है समझ? चलें ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ठीक है, कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। अब आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन ऐसा है जिसमें से आप लोगों को जो है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी वो इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोग कहें कि हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग किस तरह करेंगे और हमें आएगा नहीं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, एक बात आती है आप लोगों की टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, और दूसरी बात है कि आप लोगों ने रेशियो एनालिसिस पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं, एक आती है भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरी आती है आप लोगों की रेशियो एनालिसिस, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर से वो आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे देता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरह देगा भाई, आप लोगों ने उसके अंदर पढ़ना है, जब ओवरव्यू पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो उसमें हमारे पास आएंगी फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। यानी हमारे पास वो मार्केट्स आती हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं, लाइक हम लोग कहते हैं जहाँ पे हम लोग कहते हैं हमारे बॉन्ड्स खरीदे और बेचे जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं शेयर्स की बात कर लेते हैं, शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं। मतलब हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करनी है जहां पे हम लोगों का समझ लें कि पैसे की बात हो रही है, पैसे के लेन देन की बात हो रही है। समझ आ रही है आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? हाँ।
बीच में हम लोगों के जो न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल सिर्फ आप लोगों के दो पार्ट से आएंगे। आप लोगों को दो चैप्टर इसमें तैयार करने पड़ेंगे। एक चैप्टर आएगा आप लोगों का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, अगर तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। उनकी थ्योरी तो आएगी नहीं, अब अबू सर बच्चे इनकी इसकी थ्योरी नहीं आती, ठीक है। मतलब वो अगर आप लोगों को पेपर में, आप मेरे से थ्योरी की बात कर रहे हैं कि आप लोग पूछ रहे हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि थ्योरी, थ्योरी जिस तरह तो एक स्पेसिफिक थ्योरीज होती है ना, आप किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट में से क्वेश्चन आ सकता है भाई, पेपर में पीछे आया हुआ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नहायत आसान है। हाँ, न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल तो लाजमी आएगा, वो तो हर हाल में आना है भाई, उसने हर हाल में देना है। अब जिस बच्चे ने फाइनेंशियल मार्केट पढ़ ली है ना अच्छे तरीके से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ लिया, हाँ बहुत इजी है, ऐसी बात है। अगर तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ लिया तो आप लोग समझ लें कि अगर इसमें से आप लोगों को दो क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल के आते हैं तो आप लोगों के 40 नंबर पक्के हैं। बाकी आप लोगों ने नंबर अपने दो थ्योरेटिकल में से निकाल, ठीक है। यानी आप एक मैनेजमेंट का क्वेश्चन पकड़ लें, एक आप लोग एचआरएम मैनेजमेंट का पकड़ लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी हो, ठीक है। हाँ, अगर तो आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से एक वो आप लोगों को थ्योरेटिकल दे देता है, लाइक थ्योरेटिकल को ये दे देगा कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स की बात बताएं, ठीक है, कि मार्केट्स कौन कौन सी है फाइनेंशियल, तो आप उसमें डिफरेंट मार्केट्स का नाम ले सकते हैं। डेरिवेटिव मार्केट्स आ सकती है, हमारे पास शेयर मार्केट्स आ सकती है, डिफरेंट किस्म की मार्केट्स आएंगी, उन मार्केट्स का जिक्र करो भाई, आप लोगों का 20 नंबर का सवाल तैयार हो गया। दूसरे नंबर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से आप लोगों का आना है न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल हो गया आप लोगों का। और क्या नाम है, उसके बाद मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि भाई आप लोग जो आप लोगों का चौथा पोर्शन है इसको स्किप कर दें। सबसे लेंथी जो पार्ट है ना वो आप लोगों का ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आप इसको नहीं भी तैयार करते तो आप लोगों का पेपर में फिर भी आप लोगों के पास चॉइस होगी कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन पिक करें और किसको छोड़ें। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मसला तो नहीं आ रहा? ठीक हो गया। अली बच्चे में क्या रिपीट करूं, मुझे बताएं। मैं सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपीट करूं, कोई क्या क्या चीज रिपीट करूं, आपको स्पेसिफिक नाम लेके बताएं मुझे। मजर बच्चे फाइनेंशियल, हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने यही बताया है, एग्जैक्टली ऐसी बात है। उमर बच्चे मेरी बात सुने, आप 4% पर नहीं, मरियम बच्चे अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन वो आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग स्किप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। लेकिन मैं यूजुअली बच्चों को 4 की तैयारी इस तरह करवाती हूँ कि आप लोगों के पेपर में इजीली 6 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो रहे होते हैं, और क्योंकि टोटल आप लोगों के आने होते हैं 7 क्वेश्चन, आप लोगों के 6 क्वेश्चन इजीली आप लोगों के पास तैयार होते हैं, मतलब 2 की भी चॉइस आप लोगों के पास बच जाती है। तो फिर क्यों आप लोग चौथे के ऊपर सर खपा रहे हैं? तो आप बेहतर नहीं कि आप तीसरे को अच्छी तरह तैयार कर लें। जो मेहनत आप लोगों ने चौथे को तैयार करने, वो चौथा बहुत लेंथी है, चौथा का एक पार्ट नहीं है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट अलहदा पार्ट है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलहदा पार्ट है। यानी इस एक पार्ट के अंदर, इस एक सेक्शन के अंदर दो अलहदा अलहदा पार्ट्स आते हैं। हाँ वही बात आ रही है ना, सिर्फ हम लोगों ने सेंसिबल एस्पायरेंट की अप्रोच अपनानी है। मरियम बच्चे, मैंने पहले आप लोगों को कहा था कि सेंसिबल एस्पायरेंट की अप्रोच आप लोगों ने अपनानी है। हाँ, कि भाई वो चीजें पिक करनी है, आप लोगों के पास चॉइस भी बच जाए और आप लोगों का काम भी हो जाए, ठीक है। यानी अगर आप लोगों ने जो मेहनत ऑपरेशनल और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर लगानी है, वही आप लोग अपनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रेशियो एनालिसिस को अच्छी तरह कर लेते हैं, तो भाई आप लोगों के 40 नंबर आप लोगों के तीसरे सेक्शन के अंदर से ही पूरे हो जाते हैं, तीसरे सेक्शन के अंदर से। तो बाकी देखें ना, आप लोगों के पास चॉइस के ऊपर एक मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन आ जाता है, एचआरएम का भी आएगा और मार्केटिंग में से भी आएगा, बाकी तीनों में से भी हर हाल में आएगा। अली बच्चे वो उसकी अपनी मर्जी होती है, या तो एक न्यूमेरिकल देता है या तो एक थ्योरेटिकल देता है, या दोनों ही न्यूमेरिकल दे देता है। हम लोग कंप्लीट करेंगे, हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से कोई चीज को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि भाई 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। जब हमारे 40 नंबर एक सेक्शन के अंदर से कंप्लीट हो रहे हैं तो भाई इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। इसको सबसे पहले अच्छी तरह तैयार करेंगे।
उसके बाद बात आती है आप लोगों की ऑपरेशन एंड सप्लाई मैनेजमेंट के बारे में। फहद बच्चे वो भी मैं बताती हूँ, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। वो ये चक्कर है भाई कि ऑपरेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस तरह है कि भाई इस सेक्शन के अंदर आप लोगों के दो पार्ट्स आते हैं। दो पार्ट्स किस तरह आते हैं, आप लोगों के ऑपरेशनल मैनेजमेंट एक अलहदा आएगा और सप्लाई चेन मैनेजमेंट अलहदा आएगा, यानी आप लोगों का एक सेक्शन के अंदर उसने दो सेक्शन डाल, ठीक है। अब इसको मोस्टली मैं आप लोगों को भी कहूंगी कि भाई स्किप कर दो, आप लोगों को इतना ज्यादा लेंथी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी ये दोनों टॉपिक्स आएंगे, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी। हम चलेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग की तरफ। मार्केटिंग की तरफ जब हम लोग चलेंगे तो भाई मार्केटिंग में हम लोगों ने क्या करना है, यूजुअली हम मार्केटिंग को पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि भाई हम लोग एक प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह लेकर आते हैं, ठीक है। यानी अगर फहद का एक ब्रांड है, ठीक है, फहद ने अपनी एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो भाई फहद ने फॉर एग्जांपल फहद का कपड़े का बिजनेस है भाई, कपड़े का कोई ब्रांड है फहद का, ठीक है। अब उसने कोई अपना न्यू कपड़ा ब्रांड उसने कोई करना है उसका, या वो कहते हैं ना कि प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आनी है उसने, ठीक है। तो जाहिर बात है पूरा प्रोसेस हम उसका देखेंगे कि भाई वो किस तरह मार्केटिंग करेगा, डिजिटल मार्केटिंग किस तरह करेगा, अपने कंज्यूमर्स को या अपने कंज्यूमर्स को, जो मार्केट के कंज्यूमर्स हैं उसको किस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, एडवर्टाइजमेंट्स बनाएगा वो भाई, ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन करेगा। यानी वो ये चेक करेगा कि अगर मैं मार्केट में कपड़ा लेकर आ रहा हूँ तो किस एज के लोग ज्यादा पहनेंगे। अगर मैं लाइट कलर लेकर आऊंगा या तो ये 18 साल की लड़कियां पहनेगी, या तो आप लोग देख लें मिडिल एज की वुमेन्स पहनेंगी या ओल्ड एज की पहनेंगी, तो वो इस चीज को देखेगा। और ये सारी चीजें हम लोग बीच में पढ़ेंगे कि भाई हम लोगों ने मार्केटिंग में सिर्फ अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कि भाई हमारा कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, बाकी चीजें जहां पे मर्जी जाए। हम लोगों ने चीज ऐसी बीच में मार्केट में लानी है कि हमारी प्रोडक्ट से हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो। समझ आ रही है मार्केटिंग की? नहायत आसान पोर्शन है ये भी मार्केटिंग, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग खुद भी चीजें इसके अंदर से बेशुमार चीजें लिख लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली आप लोग देखते हो कि भाई आजकल यही चीजें एडवर्टाइजमेंट आप लोग देख रहे होते हो, आप लोगों को पता चल रहा होता है कि भाई किस तरह कोई कंपनी किस तरह अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है। मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो आप लोगों को पता होता है कि भाई ये टॉप मैनेजमेंट है, इसके नीचे किस तरह स्टाफ काम कर रहा होता है। अगर आप लोग एक होटल में भी चले जाते हैं तो आप लोगों को पता चल रहा होता है कि भाई ये मैनेजर है, मैनेजर कौन कौन सी ड्यूटीज कर रहा है, उसके नीचे स्टाफ किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। एचआरएम मैनेजमेंट में देखेंगे कि भाई एक हायर करना है हम लोगों ने स्टाफ, उसकी किस तरह हम लोग देखे ना, एक बंदे की सीवी आई है मेरे पास, मेरी कंपनी है, अब मैं उस सीवी में क्या क्या चेक करूंगी, बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, बंदा क्या करता है, कहाँ पे उसका एक्सपीरियंस है, ये चार सारी चीजें हम लोग एचआरएम मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग अपना कैपिटल मार्केट को पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैपिटल मार्केट क्या है। और क्या नाम है, मार्केटिंग में हम लोग प्रोडक्ट मार्केट को देखेंगे कि भाई हम लोगों ने कस्टमर को सेटिस्फाई किस तरह करना है। और बीच में ऑपरेशनल और सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप लोग का स्किप हो जाएगा, ऐसी बात है। यहां तक पूरे सेक्शन की किसको समझ नहीं आई मुझे बताएं। क्लियर हो गया मरियम, आपको क्लियर हो गया? चले ठीक है, चले ठीक है। हाँ, अब बात ये है भाई कि मरियम मेरे से पूछी थी कि आप किस तरह पढ़ाएंगी। मरियम बच्चे मैं इस तरह आपको पढ़ाऊंगी कि भाई एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स, कुछ टॉपिक्स की स्लाइड शेयर करूंगी, ठीक है। ज्यादा मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को व्हाइट बोर्ड शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि मैं जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ मैं ज्यादातर व्हाइट बोर्ड। आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? सबको डिस्टॉर्शन आ रही है कि खाली मजर को, सिर्फ मजर को आ रही है डिस्टॉर्शन? मुझे बताइए, क्लियर है आवाज? मजर आप अपनी साइड पे चेक करें इंटरनेट को, सबको क्लियर है? ठीक है, चलें ठीक है। अब तरीका मैं आप लोगों को बता दूं भाई कि मैं किस तरह तैयारी करवाऊंगी आप लोगों को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी मैं इस तरह करवाऊंगी भाई, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर ना करूं, क्योंकि मसला ये होता है जब मैं आप लोगों को स्लाइड से पढ़ा रही होती हूँ ना तो बच्चे क्लास में रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम सुकून से जो है ना लेट के हैंड फ्री लगा के तो जो है ना लेक्चर सुन रहे होते हैं। जब लेक्चर खत्म हो जाता है, जब स्लाइड्स पकड़ते हैं ना, तो कुछ भी नहीं समझ में आता दूसरी दफा जब पकड़ते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगी, मैं टाइप करके आप लोगों के साथ आप लोगों को लाइव लेक्चर नोट करवाऊंगी।
यानी आप लोगों के नोट्स साथ साथ बनते जाएंगे। समझ आ रही है? नोट्स मैंने आप लोगों को साथ साथ क्लास में बनाने, क्योंकि मेरी क्लास में जो बच्चा बैठेगा वो एक्टिव होके बैठेगा और बैठ के वही कॉपी और अपनी पेंसिल पास रखेगा, ताकि वो लेक्चर को साथ साथ जो है ना नोट करता जाए। स्लाइड्स नहीं मैं किसी को दूंगी, क्योंकि स्लाइड्स मैंने दी तो वो पेपर तक आप लोगों के पास ही रहेंगी भाई, आप लोगों के मोबाइलों के अंदर, आप लोगों के लैपटॉप के अंदर पड़ी रहेंगी। एटलीस्ट जब मैं आप लोगों को करवा रही होंगी, रिटर्न करवा रही होंगी, मैं जब व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रही होंगी, साथ साथ आप लोग नोट तो करोगे ना। हाँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगी, वो करवाऊंगी। बाकी मटेरियल, इसके अलावा एमसीक्यूज की प्रिपरेशन, आप लोगों के नोट्स, आप लोगों की बुक्स, आप लोगों को कहाँ से कौन सा टॉपिक तैयार करना है, कहाँ से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, क्या कुछ करना है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। कोई मसला नहीं। मेरी बात सुने ना, क्या नाम है, मरियम, बच्चे देखें, जब मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा रही होंगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करूँ, ठीक है? अब व्हाइट बोर्ड जब मैं शेयर करूंगी, जाहिर बात है, जब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैनेजमेंट का आया है, रुके जरा, मैं ना आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी चीजें समझ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आया है मैनेजमेंट का टॉपिक, ठीक है? अब मैनेजमेंट का टॉपिक हमारे पास आया है, तो वो मैं व्हाइट बोर्ड आप लोगों के साथ इस तरह शेयर करूंगी भाई, इस तरह मैं आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगी। देखें आप लोगों को चीजें यहीं पे क्लियर हो जाए, ठीक है? क्योंकि यूजली जब मैं अपनी क्रिमिनोलॉजी की और ये सारी क्लासेस ले रही होती हूँ, मैं यही इसी तरह ही बच्चों को पढ़ाती हूँ। देखें, मैनेजमेंट का टॉपिक सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखेंगे मैनेजमेंट को, ठीक है? उसके बाद मैं नीचे आप लोगों को साथ साथ नोट्स बनवाती जाऊंगी, ठीक है? पहले हम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? इंट्रोडक्शन के अंदर भी मटेरियल यहीं पे मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। इस तरह बिल्कुल नहीं कहूंगी कि भाई मैंने जुबानी मटेरियल आप लोगों को समझा दिया तो कहूंगी आप लोग किताबों से तैयार करें। इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम इंट्रो की बात करेंगे तो नीचे मैं आप लोगों को इंट्रो लिखवाती जाऊंगी खुद साथ, जो भी इंट्रो होगा उसका नीचे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे भाई, इंट्रो के बाद डेफिनेशन सिखाऊंगी मैं आप लोगों को, मतलब कंप्लीट हम लोग क्वेश्चन की तरह करते जाएंगे। हर सेक्शन को कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को पास पेपर्स दिखाऊंगी, ठीक है? और आप लोगों को वीकली असाइनमेंट्स भी दूंगी, जो आप लोगों ने असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करवानी है और आप लोगों को चेक होकर वापस मिलेंगी वो असाइनमेंट्स, ठीक है? समझ आ रही है चीजें? मजर बच्चे, मेरा जो ग्रुप है ना बच्चों का, वो मेरा पेड स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, ठीक है? जो मेरे रेगुलर सेशन चलते हैं वो मेरे पेड स्टूडेंट्स के साथ चलते हैं। यानी अब मेरा जो, हाँ, अब जो मेरी क्लासेस होंगी वो मेरे पेड स्टूडेंट्स के साथ होंगी। अली बच्चे, ये देखे मेरी बात सुने, मैं अगर मैं आप लोगों को JWT की जो है ना आप बुक खरीद लें, ठीक है? JWT की बुक से आप लोगों का काम पूरा नहीं होता भाई। उन्होंने सिर्फ आप लोगों को एक वे बताया हुआ है कि भाई इस तरह आप लोगों ने चीजें तैयार करनी है। देखें, मैनेजमेंट का हमारा टॉपिक अलहदा आता है, एक अलहदा सेक्शन है, उसके लिए एक अलहदा बुक होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक अलहदा बुक होगी। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहूंगी कि भाई आप लोग मैनेजमेंट की बुक जाके बाजार से खरीदें, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताबें भी खरीदे। अब वो आती है फॉरेन ऑथर्स की बुक, ठीक है? अब जब फॉरेन ऑथर्स की बुक आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं ना, तो बच्चों का तो सबसे पहले हो जाता है बीपी डाउन, कि भाई इतनी मोटी मोटी किताबें तैयार करनी है एक सेक्शन के लिए। मसला ये आता है कि हम लोगों ने करनी है स्मार्ट स्टडी। मैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन वही टॉपिक्स निकाल कर वहीं के पेजेस में सेंड करूंगी बुक के, जो उन्होंने अपने टॉपिक से पढ़ना है। यानी अगर मैनेजमेंट का टॉपिक आया है या मैनेजमेंट रोल्स का टॉपिक आया है, तो मैं उस बुक से वो जो मैनेजमेंट रोल का टॉपिक्स है वो आप लोगों को एक PDF बनाऊंगी और आप लोगों के ग्रुप के अंदर शेयर करूंगी कि भाई ये 4-5 पेजेस हैं जो फला बुक से हैं, भाई इसका प्रिंट आउट निकाल लो और यहाँ से आप लोगों ने इस क्वेश्चन की डिटेल देखनी है। बाकी जो नोट्स और हेडिंग्स होंगी वो मैं आप लोगों को क्लास में करवाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने डिटेल पढ़नी है वो मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर करती जा रही हूँ। समझ आ रही है चीजें आप लोगों को? देखे ना, अब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए एक अलहदा बुक है, ठीक है? मार्केटिंग के लिए एक अलहदा बुक है, ठीक है? उसके लिए फाइनेंशियल मार्केटिंग के लिए एक अलहदा बुक है, मैनेजमेंट के लिए। इस तरह मैं आप लोगों को मटेरियल साथ साथ ग्रुप में शेयर करती जाऊंगी। उसके लिए आप लोगों को कोई मसला नहीं आएगा, ना आप लोगों को MCQs के हवाले से मसला आएगा, क्योंकि MCQs भी आप लोगों के साथ साथ तैयार होते जाएंगे जब मैं आप लोगों की क्लासेस लूंगी, ठीक है? बाकी ये है कि क्लासेस इंशाल्लाह हमारी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वीक से, ठीक है? वो ये है कि थोड़ा सा लेट मेरी तरफ से हो गया था। बाकी ये है कि हमारा एक मंथ में ये मजहर बच्चे, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है?
ठीक है। बाकी ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने, जी जी, हाँ, अगर किसी स्टूडेंट ने इनरोल होना है तो मैं आप लोगों के साथ अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लासेस जो है ना, ये जो वीक आ रहा है इस वीक से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट इनरोल होना चाहता है तो आप लोग जो है ना मेरे नंबर पे मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप लोगों की वीकली असाइनमेंट चेक हुआ करेंगी, और जाहिर बात है जो मेरे इनरोल स्टूडेंट्स हैं उनका साथ जो है ना मेरा पेपर्स तक रहेगा। हाँ, फी मेरी 3500 है अली बच्चे, मैं हर सब्जेक्ट की फी मेरी 3500 होती है, ठीक है। उसमें ये है कि हमारा साथ रहेगा भाई, पेपर्स तक का साथ रहेगा इंशाल्लाह। और जो है ना कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल हमारा सेशन खत्म भी हो जाता है, मेरे अगर किसी स्टूडेंट को मसला आता है कि मैम अगर मुझे भूल गया भाई, कोई भी चीज भूल गई है, तो मैं उसको दोबारा समझा दूंगी, उसका कोई मसला नहीं। बाकी ये है कि अगर किसी बच्चे की कोई क्लास मिस होगी, उसको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी साथ साथ प्रोवाइड करती जाती हूँ, ठीक है, ये सारा कुछ। हाँ, इवेल्युएट मैं साथ साथ करती जाऊंगी, हर चीज इवेल्युएट, जाहिर बात है मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, असाइनमेंट चेक करके तो वापस करूंगी ना। हाँ जी 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 अली बच्चे, बस दुआ कीजिएगा, ठीक है। बाकी सब अपना ख्याल रखें, ठीक है, इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और मेरे लिए भी जो है ना मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी ये है कि मैं आप लोगों का जो ये जो लेक्चर है ये मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब के ऊपर, और जिस स्टूडेंट ने देखना हुआ तो आप लोग देख सकते हैं वहां से। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। डे स्किन होगी मरियम बच्चे को, मैं स्टूडेंट्स के साथ ना आप लोगों के साथ ग्रुप में ही बात कर लूंगी कि वीक में कितने डेज हो गए, मोस्टली मंडे टू थर्सडे ही होती है मेरी क्लासेस, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ या तो वीकेंड रख लेंगे या तो मंडे टू थर्सडे रख लेंगे, ठीक है, जिस तरह स्टूडेंट्स होंगे उस तरह कर लेंगे, ठीक है। हाँ, चलें, अब आप लोग अपना ख्याल रखें, ठीक है, इंशाल्लाह जो है ना हमारी फिर मुलाकात होगी अपने नए अगले सेशन के साथ और नई क्लासेस के साथ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।